हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे डिफरेंट लेजर्स के बारे में पढ़ना। हम लोग देखे थे 3 टाइप का लेजर होता है जीएसटी में, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, अगर आप अपने जीएसटी पोर्टल में जाएंगे तो आपको ये सारे लेजर्स देखने को मिलेंगे। हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे पेमेंट ऑफ टैक्स एंड टैक्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक आपका कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है, आपने कितना अवेल किया है, आप कैसे उसको यूटिलाइज़ करेंगे, आपका कितना लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है, कितना अमाउंट आपके क्रेडिट से एडजस्ट होगा एंड कितना आपको अपने हाथ से यानी कि कैश लेजर से पेमेंट करनी पड़ेगी। वो सब चीज़ जानने के लिए वो सब का अकाउंट्स इन 3 लेज़र में मेंटेन की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेज़र, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र। ये 3 लेज़र के बारे में 3 रूल्स जो है रूल 85, 86 एंड 87 ब्रीफली बताते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग रूल 86 क्लियरली पढ़ चुके थे, जो हमें बताता था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के बारे में। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में देखा था फ्रेंड्स, आपके जितने भी इनपुट टैक्स होते हैं जिनका क्रेडिट आप ले सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट होता है एंड फिर जब आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेज़र का जो टैक्स अमाउंट है वो एडजस्ट होकर डेबिट हो जाता है। आपको उसमें कुछ रिफंड भी मिल सकते हैं एंड आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ सकता है। ये हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोग देखे थे सेक्शन 49 पे पेमेंट ऑफ टैक्स, कौन से मैनर पे हम लोग टैक्स को पेमेंट कर सकते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है, कौन सा प्रपोर्शन में यूटिलाइज हो सकता है, कौन सा टैक्स जीएसटी के हमारे जो डिफरेंट टैक्सेस हैं दैट इज़ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सब एक दूसरे के साथ किस ऑर्डर में किस प्रोपोर्शन में एडजस्ट हो सकते हैं, कैसे हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एंड इसके ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी किए थे। आज हम लोग देखेंगे रूल 85 दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेज़र। अब इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेज़र में कैसे चीज़ें यूटिलाइज़ होती है, कैसे चीज़ें मेंटेन होती है, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेज़र रूल 85, इसको इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला गया? क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल में मेंटेन होता है, ऑनलाइन मेंटेन होता है। आप जब अपने जीएसटी पोर्टल में जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली ये दिखाई देगी, ये फिजिकली मेंटेन नहीं होती, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेज़र बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तो बोला गया क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल में मेंटेन होता है। लाइबिलिटी लेज़र क्यों बोला गया? बिकॉज आपके जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं टैक्सेस के फॉर ए टैक्स पीरियड, सपोज़ अगर आप मंथली रिटर्न कर रहे हैं तो आपका 1 मंथ के लिए कितना टैक्स हुआ, कितना ड्यूज़ बाकी है, भले ही वो टैक्स का हो, भले ही वो इंटरेस्ट का हो, पेनल्टी का हो, फाइन का हो या फिर कोई और ड्यूज़ हो, जो भी आपके ड्यूज़ होंगे वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली दिखाई देंगे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेज़र के डेबिट साइड पे, इसीलिए इसको बोला गया लाइबिलिटी लेज़र। ये चीज़ क्लियर है। अभी देखो आपकी जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या क्या हो सकती है आपकी लाइबिलिटी? आपकी लाइबिलिटी एक तो आपकी टैक्स हो सकती है फ्रेंड्स, एक तो आपकी टैक्स हो सकती है फॉर ए टैक्स पीरियड। ठीक है, अगर मैं मंथली रिटर्न भर रही हूँ तो 1 मंथ के लिए मेरा टैक्स अमाउंट क्या है, मेरा आउटवर्ड सप्लाई क्या था, उसके ऊपर कितना टैक्स मैंने कलेक्ट किया है, कितना मुझे पे करना है, वो आपके टैक्स में दिखाई देगा। ठीक है, और क्या हो सकती है लाइबिलिटी? लाइबिलिटी में आपका हो सकता है अदर ड्यूज़। ठीक है, अब अदर ड्यूज़ में क्या जाएगा फ्रेंड्स? आपका टैक्स, इंटरेस्ट, अगर आपके कोई प्रीवियस पीरियड के टैक्स हैं जो आपने पे नहीं किया है, सपोज आपने 1 मंथ का रिटर्न जो है वो नहीं भरा, स्किप कर दिया, ठीक है, आप भूल गए या फिर आपने लेट भरा या फिर नेक्स्ट मंथ के रिटर्न के साथ में भरा, तो प्रीवियस पीरियड का आपको टैक्स दिखाई देगा। आपको ऑब्वियसली इंटरेस्ट दिखाई देगा अगर कुछ इंटरेस्ट आपके ड्यूज़ हैं। ठीक है, और क्या दिखाई देगा? ड्यू टू मिसमैच। अभी इंटरेस्ट वगैरह क्यों दिखाई देंगे फ्रेंड्स? ड्यू टू मिसमैच। अब मिसमैच किस चीज़ों में हो सकती है? सप्लायर्स रिटर्न एंड रिसीवर्स रिटर्न। देखो आपने कुछ खरीदा, सपोज मेरे से खरीदा आपने 100 बैग सीमेंट खरीदा, ठीक है, और फिर आप उसको जाके फर्दर सप्लाई करेंगे, ये भी ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सपोज सेल का रिटर्न मैंने अपनी 3B में भर दिया, लेकिन आपका जो 2A है या फिर GSTR 4 है, आपने परचेज़ का रिटर्न नहीं भरा है, तो फिर आपका लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ड्यू टू मिसमैच, बिकॉज मैंने सप्लाई किया है, रिटर्न भर दिया, आपने परचेज का रिटर्न नहीं भरा, या फिर मैंने सप्लाई का रिटर्न नहीं भरा लेकिन आपने परचेज का रिटर्न भर दिया। ठीक है, तो ये सप्लायर और रिसीवर के बीच
मिसमैच हो सकती है रिटर्न में, या फिर आपका मंथली और एनुअल रिटर्न में हो सकती है। आपने मंथली रिटर्न में कुछ ज़्यादा भरा था लेकिन एनुअल रिटर्न में आपने कुछ कम कर दिया, या फिर मंथली में आपने कम कुछ भरा था बट एनुअल में जब भरा तो वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ अगर कुछ मिसमैच हुई है तो आपको आपकी लायबिलिटी लेजर में दिखाई देगा कि आपकी ड्यूज़ इतनी बाकी है। ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपका मिसमैच के लिए अगर कुछ अमाउंट राइज हो रहा है तो वो दिखाई देगा। आपके रिटर्न्स की वजह से अगर कुछ मिसमैच है, कुछ अमाउंट ज़्यादा ड्यू है तो वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन अगर आपको कुछ लगा है तो वो भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। या फिर पीओ, प्रॉपर ऑफिसर के नज़र पे अगर आपने कुछ पे नहीं किया है या फिर आपको कुछ पे करनी चाहिए तो वो सारी चीज़ें भी आपको डेबिट साइड में दिखाई देगी। क्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के डेबिट साइड में आपको आपके सारे ड्यूज़ दिखाई देंगे, भले ही वो टैक्स हो या फिर अदर देन टैक्स जो भी ड्यूज़ हो ड्यू टू मिसमैच हो गया, या फिर इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी, या फिर प्रॉपर ऑफिसर के नज़र में अगर कुछ आपको देना चाहिए और आपने नहीं दिया है तो वो सारी चीज़ें आपको डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट होंगी। ये चीज़ क्लियर है। देखिए, ऑल दिस लाइबिलिटीज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, ठीक है। तो आपकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या मैंने बताया, ये जो सारी लाइबिलिटीज़ है, आपकी अदर ड्यूज़ है, आपके टैक्सेस है, ये सारी ड्यूज़ आपकी कहाँ पे दिखाई देगी फ्रेंड्स? ये सारी ड्यूज़ आपकी दिखाई देगी डेबिट साइड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, ठीक है। इसके डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर कैसे रिफ्लेक्ट होता है। देखिए, ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, ठीक है। तो आपके जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे? यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे डेबिट साइड पे। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर है तो इसके डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। अब इसको आपको पेमेंट करनी है। अब इसको पेमेंट करने के लिए दो तरीका है, ठीक है। इधर आप क्रेडिट लेजर से पेमेंट करेंगे, जो कि मैंने आपको कल बता दिया क्रेडिट लेजर से कैसे पेमेंट करनी है, या फिर आप कैश लेजर से पेमेंट करेंगे। तो अगर आपको डेबिट को कट ऑफ करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये दोनों से पेमेंट होगा, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप क्या क्या पेमेंट कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप लोग क्या क्या पेमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप लोग ओनली टैक्स अमाउंट पे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप सिर्फ टैक्स का अमाउंट पे कर सकते हैं। लाइक आपका जितना भी पीरियोडिकल पेमेंट होती है ना, ओनली टैक्स वाला जो आप आउटवर्ड सप्लाई पे कलेक्ट किए हैं आपके कस्टमर से, वही सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपकी जो रिमेनिंग ड्यूज़ है, भले ही वो इंटरेस्ट हो, फाइन हो, पेनल्टी हो, या फिर कुछ और चीज़ हो, कुछ और भी अगर ड्यूज़ रह जाती है, लाइक आपके कुछ डिमांड है, कुछ रिकवरीज है, जो भी है वो सब आपको कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। वो आप क्रेडिट लेजर से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम क्या हम टैक्स का पेमेंट कैश लेजर से नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हो। कैश लेजर से आप कुछ भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट लेजर से ओनली टैक्स अमाउंट पे कर सकते हो। क्रेडिट लेजर से आप अदर थिंग्स पे नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, कैश लेजर से आप कुछ भी पे कर सकते हो। बट द क्वेश्चन इज कि जब आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है टू पे ऑफ द टैक्सेस, तो आप अपने हाथ से कैश पेमेंट क्यों करोगे? ठीक है, क्रेडिट का तो मतलब कॉन्सेप्ट ही यही था ना कि आपने जो भी टैक्स पे करके लाया है, आउटवर्ड टैक्स का जब लायबिलिटी आएगा तो वो शट ऑफ हो जाएगा, तो फिर आपको कैश पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो क्रेडिट अमाउंट बच जाएगा वो फिर आप कहीं और यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए कैश पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप कर सकते हो कैश पेमेंट, ओके। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अदर ड्यूज लाइक इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, ये सारे चीज़ आप कैश लेजर से पेमेंट कर सकते हो। एंड क्रेडिट लेजर से क्या पेमेंट करोगे? ओनली टैक्स पे करोगे, ठीक है। अभी अगर मैं आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर का दो छोटा छोटा लेजर बनाऊं, तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे डेबिट एंड क्रेडिट होती है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने दो छोटा छोटा लेजर बनाया है। एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का दो साइड है, ठीक है। ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। क्रेडिट साइड में आपका क्या शो करता है? आपका जितना भी इनपुट टैक्स है जिसका क्रेडिट आप अवेल कर सकते हैं, वो आपके क्रेडिट साइड में दिखाई देता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको क्या दिखाई देता है फ्रेंड्स? आपने जितने भी कैश डिपॉजिट किए हैं, ये भी मैंने आपको बताया था,
चालान के थ्रू हो, ठीक है, आप ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन मैक्सिमम 10,000 तक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो ये सब आपके क्रेडिट साइड में शो हो रहा है, ठीक है। तो आप जब पेमेंट करेंगे, ये जब क्रेडिट को आप यूटिलाइज़ करेंगे टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि क्रेडिट को आप सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप टैक्स पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में, आपके लाइबिलिटी लेजर में जो क्रेडिट अमाउंट था, ठीक है, एक तो आपका टैक्स का होगा, एक तो कैश का होगा। तो ये जो क्रेडिट लेजर से आप क्या पेमेंट करेंगे, टैक्स का पेमेंट करेंगे। तो ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। ये डबल इफेक्ट आपको समझ में आया, ठीक है। वैसे ही कैश लेजर में, कैश मैंने डिपॉजिट किया, अब इसको मैंने पेमेंट किया। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में जो अदर ड्यूज है अदर देन टैक्स, ठीक है, तो कैश से मैं पेमेंट करूंगी अदर ड्यूज को। तो यहाँ पे जब डेबिट हो रहा है लाइबिलिटी लेजर, तो लाइबिलिटी लेजर में कैश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्रेडिट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो यहाँ पे अगर आप 3 लेजर को देखोगे, मैं समरी बताऊंगी, स्टिल यहाँ पढ़ा रही हूँ तो आप देख लो। क्रेडिट लेजर में जितने इनपुट थे वो क्रेडिट साइड में आए, कैश लेजर में आपने जितने डिपॉजिट किए वो क्रेडिट साइड में आए, एंड लाइबिलिटी लेजर में आपके जितने लाइबिलिटी आए वो डेबिट साइड में शो होता है, ठीक है। इसका जब पेमेंट करेंगे ओनली टैक्स का ELL डेबिट हो जाएगा, अदर ड्यूज का पेमेंट करेंगे तो ELL डेबिट हो जाएगा। तो ELL में हम किसको क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आई होप आप लोग को अभी क्लियर कट समझ में आया होगा कि ये जो 3 लेजर है फ्रेंड्स ये कैसे फंक्शन करते हैं, क्लियर हुआ। अब देखो जो आपका मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन है, जैसे ये ई लाइबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में आपको जो ऑल लाइबिलिटीज दिखाई देंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपके टैक्सेस हैं, इंटरेस्ट है, ड्यूज है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो पहले कौन सा पेमेंट जाएगा, उसका जो सीक्वेंस है, उसका जो फ्लो है वो देखिए। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में जो लाइबिलिटी दिखाई दे रही है वो कौन से सीक्वेंस में पेमेंट होगी, देखिए। पहला है आपका प्रीवियस पीरियड का टैक्स और अदर ड्यूज, ठीक है। अगर आप जुलाई मंथ का भी रिटर्न भरेंगे, ये जुलाई में आप किसका रिटर्न भरेंगे, जून मंथ का रिटर्न भरेंगे। सपोज आपने मई मंथ का रिटर्न नहीं भरा है, ठीक है, आपने स्किप कर दिया, छूट गया, भूल गए, या फिर आपने इंटेंशनली नहीं भरा है, तो आप जब जून महीने का रिटर्न भरने जाएंगे तो GST में जब तक आप प्रीवियस ड्यू को क्लियर नहीं करते हैं, जब तक आप मई मंथ का जो रिटर्न है वो नहीं क्लियर करेंगे, नहीं भरेंगे, तब तक आप जून का रिटर्न नहीं भर पाएंगे, ठीक है। एक पीरियड का क्लियर करने के बाद ही आप नेक्स्ट पीरियड में स्विच कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन है। इसीलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस पीरियड का जो भी टैक्स है या फिर अदर ड्यूज है आपको पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको करंट पीरियड का पे करना है, ठीक है। तो पहले आपने मई महीने का भर दिया क्योंकि आपने वो नहीं भरा था, उसके बाद आप करंट मंथ, ठीक है, जून मंथ का रिटर्न आप जुलाई 20 तक देंगे, ठीक है। तो आपने जब जुलाई महीने में जब रिटर्न भरने गया तो पहले आप मई का दे दो प्रीवियस पीरियड का, उसके बाद आपने जून का पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग अदर ड्यूज दोगे, ठीक है। ये दोनों पेमेंट करने के बाद, मतलब प्रीवियस पीरियड का पेमेंट प्लस करंट पीरियड का पेमेंट करने के बाद, प्रीवियस का कर दिए, करंट का कर दिए, अब आपको करना पड़ेगा अदर ड्यूज। लाइक अगर कुछ प्रोसीडिंग्स है, कुछ डिमांड्स है अंडर सेक्शन 73 जो कि हम लोग पढ़ेंगे इन फ्यूचर, तो अगर वैसा कुछ आपके डिमांड्स और प्रोसीडिंग्स है तब उसको आपको करंट पीरियड के टैक्स पे करने के बाद पेमेंट करनी है, क्लियर हुआ ये चीज़। तो कौन से सीक्वेंस में पेमेंट होती है ये भी हम लोगों ने देखा। पहले आप प्रीवियस पीरियड का पेमेंट करो, फिर करंट पीरियड का करो, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, कोई भी प्रोसीडिंग्स होगा, डिमांड्स होगा, तो उसके बाद वो चीज़ थर्ड में पेमेंट होगा, सबसे लास्ट में वो चीज़ पेमेंट होगा। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब देखो जो मैंने बोला था कि कैश लेजर से आप सब कुछ पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो क्रेडिट लेजर से पेमेंट नहीं होगा, ओनली कैश लेजर से पेमेंट होगा, ठीक है। क्रेडिट लेजर से ओनली टैक्स का अमाउंट पेमेंट होता है, बाकी जो चीज़ें होती है कुछ कुछ वो ओनली कैश लेजर से पेमेंट होगा। उसका एक ब्रीफ डिटेल्स दिया गया है, वो देखिए। देखो यहाँ पे बोला सर्टेन पेमेंट्स टू बी मेड ओनली थ्रू बाय डेबिटिंग कैश लेजर एंड क्रेडिटिंग लाइबिलिटी लेजर, ठीक है। कुछ ऐसे पेमेंट्स हैं जो कि हम लोग ओनली कैश लेजर से ही पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट लेजर का काम नहीं है, आपको लाइबिलिटी लेजर को क्रेडिट करना है, कैश लेजर को डेबिट करना है एंड पेमेंट करनी है। वो चीज़ें क्या है, देखो ऐसे 5 चीज़ें हैं। पहला है TDS एंड TCS। अगर आपने कोई TDS डिडक्ट किया है या फिर TCS कलेक्ट किया है, वो हमेशा क्या होगा, कैश में उसका ट्रांजैक्शन होगा,
ठीक है। दूसरा चीज़ है आरसीएम। अगर आप आरसीएम बेसिस पे कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो ओनली कैश पे उसका ट्रांजैक्शन होगा। थर्ड चीज़ है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या था फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में आईटीसी मिलता था क्या? जो पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम लेता था उसको आईटीसी मिलता था क्या? उसको आईटीसी नहीं मिलता था। जब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा लेकिन उसका आउटपुट लाइबिलिटी रहता था, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में उसको लाइबिलिटी शो करेगा। हाँ, ज़्यादा नहीं करेगा, बिकॉज जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में थे वो लोग 1% या 2% ऐसे बहुत बहुत कम टैक्स देते थे, लेकिन उनको आईटीसी नहीं मिलती थी। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर तो उनका होगा ही नहीं, उसमें नील दिखाई देगा क्योंकि वो लोग आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। उनको बस इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर दिखाई देगा एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में कॉम्पोजिशन स्कीम होल्डर का जितने भी लाइबिलिटी होंगे उनको सारे के सारे कैश लेजर से ही पेमेंट करनी है, क्योंकि उनको क्रेडिट नहीं मिलता है। ये चीज़ क्लियर है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में जो लोग हैं वो लोग भी कैश लेजर से ही पेमेंट करेंगे। उसके बाद कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी फ़ी आया, ये तो मैंने बता दिया आपको, कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी फीस आती है तो उसको हम लोग कैश लेजर से ही पेमेंट करेंगे। उसके बाद एनी डिस्क्रिपेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर इन्फॉर्म पीओ जीएसटी पीएमटी 04। ये मैंने आपको क्रेडिट लेजर जब पढ़ाया था तब भी बताया था। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपको लगती है कि इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में कुछ गलत हुआ है तो आप लोग पीओ को इन्फॉर्म करोगे। और फॉर्म क्या यूज होगा फ्रेंड्स, जीएसटी पीएमटी 04। फिर से बता रही हूँ, जीएसटी पीएमटी 04, ठीक है। ये सब चीज़ एक्चुअली क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये सब फॉर्म्स वगैरह एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना भी हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको यही सब चीज़ काम आएगा, ठीक है। आपका कोई क्लाइंट आएगा, बोलेगा मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, और दिखा देगा कि मेरे को ये वाला चीज़ मतलब प्रॉब्लम है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। आप क्या करोगे, पीओ को इन्फॉर्म करोगे जीएसटी पीएमटी 04 फॉर्म यूज़ करके, ठीक है। पता होगा तभी तो कर पाओगे ना। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ये सब चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हुआ? तो कौन कौन से चीज़ें हैं जो कैश लेजर से पेमेंट होगी फ्रेंड्स, टीडीएस, टीसीएस, आरसीएम, कॉम्पोजिशन स्कीम होल्डर हमेशा कैश लेजर से पेमेंट करेंगे। कोई इंटरेस्ट पेनल्टी फीस या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में, तो ये 4 चीज़ पेमेंट होगी। एंड बोला गया कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज आप फाउंड कर रहे हो तो आप पीओ को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दो बाय यूजिंग फॉर्म जीएसटी पीएमटी 04। क्लियर हुआ ये चीज़? अब बुक से एक बार रीड करते हैं क्या क्या दिया है, अगर कुछ छूट गया है देन हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर सेक्शन 49 सबसेक्शन 7, 8, 9 रीड विथ रूल 85 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, ठीक है। रूल 85 के साथ सेक्शन 49 का कौन कौन सा सबसेक्शन यूज हो रहा है, 7, 8 एंड 9। देखिए, थर्ड काइंड ऑफ लेजर टू मेंटेन बाय ए टैक्सेबल पर्सन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। While the term electronic cash ledger and electronic credit ledger are defined in the Act, the term electronic liability register is not defined. This section lays down that all liabilities of a taxable person will be maintained in a separate ledger. ठीक है, इसका कुछ डेफिनेशन नहीं दिया है, बस बोला एक पर्सन का जितना भी लाइबिलिटीज़ है, एक टैक्सेबल पर्सन का, टैक्सेबल मतलब कौन, जो रजिस्टर्ड है या फिर जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, उसका जितना भी लाइबिलिटीज़ है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर विल रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए टैक्स पेयर आफ्टर मीटिंग फॉर द पर्टिकुलर मंथ। एक पर्टिकुलर मंथ के लिए सारे लाइबिलिटी, सारे मतलब टैक्स प्लस अदर ड्यूज, सारे लाइबिलिटी रिफ्लेक्ट होंगे एक टैक्सेबल पर्सन का, कौन से लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में। क्लियर है? फिर क्या बोला, देखो, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यूज कौन से ऑर्डर में होगा, ये भी मैंने बता दिया। पहले तो था सेल्फ एसेस टैक्स एंड अदर ड्यूज फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड, प्रीवियस पीरियड का पहले आपको देना पड़ेगा। फिर बोला करंट पीरियड का देना पड़ेगा। एंड फिर बोला डिमांड डिटरमिन अंडर सेक्शन 73 और 74। आपका कुछ अगर डिमांड है प्रोसीडिंग से, वो हम सेक्शन 73, 74 में पढ़ेंगे, वो अगर है तो लास्ट में आपको वो वाला चीज़ पेमेंट करना है, ठीक है। डिमांड नोटिस एंड एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स कम्स लास्ट, दिस सीक्वेंस हैज़ टू बी मैंडेटरीली फॉलोड। ये सिस्टम को आपको मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज़ आपको पहले प्रीवियस पीरियड का देना पड़ेगा, फिर करंट पीरियड का, एंड उसके बाद अगर कुछ डिमांड प्रोसीडिंग्स है तो वो पेमेंट करनी पड़ेगी। द एक्सप्रेशन अदर ड्यूज रेफर्ड अबव मीन इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, ठीक है। फिर क्या बोला, देखो, प्रिजम्पशन दैट इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज पास्ड ऑन। ये क्या बोला, प्रिजम्पशन क्या है कि आपका जो टैक्स इंसिडेंस है वो पास ऑन कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, देखो, इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास्ड ऑन का मतलब है फ्रेंड्स, अगर आपका सप्लायर, ठीक है, आपके सप्लायर ने आपको कुछ
सप्लाई किया, आपने उसको टैक्स दिया। अभी अगर वो सप्लायर जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है तो इसको माना जाता है दैट द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज पास्ड ऑन टू यू, क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। जो अल्टीमेटली जो पेमेंट होगा वो कौन करेगा? कस्टमर करेगा। तो आपके सप्लायर ने जब पेमेंट कर दिया, ये डीम्ड किया जाएगा कि वो टैक्स इंसिडेंस आपको पास्ड ऑन हो गया है। ये चीज़ क्लियर है? तो यही चीज़ वो बोला है। This part of the section provides that when a taxable person is paid the GST under the corresponding act, the taxable person is deemed to have passed on the incident of such payment of tax to the recipient of such goods and services। मतलब कौन हुआ? कस्टमर हुआ। Thus, if tax has been paid under the GST Act, then the taxable person is deemed to have passed on the incidence of such payment of CGST to the recipient। This is subject to the contrary being proved। ठीक है, तो ये चीज़ बोला है। फिर क्या बोला देखो, CGST रूल्स प्रोवाइड द फॉलोइंग डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। ऑफ कोर्स आपका जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर है उसमें आपकी सारी लाइबिलिटी कौन सी साइड में आती है फ्रेंड्स? डेबिट साइड में आती है। फिर क्या बोला, डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर कैसे इफेक्टिव होती है वो चीज़ वो दिया है, जो कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। फिर बोला हाउ डू द न्यू पेमेंट सिस्टम बेनिफिट द टैक्स पेयर एंड कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। देखो क्या फ़ायदा दिया इलेक्ट्रॉनिकली जो हम मेंटेन करने से, क्या फ़ायदा दिया? नो मोर क्यूज एंड वेटिंग फॉर मेकिंग पेमेंट इज पेमेंट कैन बी मेड ऑनलाइन 24/7। ऑनलाइन में आप रात के 12 बजे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, राउंड द क्लॉक 24/7 आप पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको क्यूज़ में लगने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट ऑनलाइन रिसिप्ट फॉर पेमेंट मेड ऑनलाइन, आपने जो पेमेंट कर दिया उसका रिसिप्ट आपको इमीडिएट मिल जाएगा। प्रूफ्स, टैक्स कंसल्टेंट कैन मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, आपने फ़ोन कर दिया, आपका कंसल्टेंट आपके लिए पेमेंट कर दिया। Single challan form to be created online replacing the 3 or 4 copy challan। Revenue will come earlier into the government treasury as compared to the old system। ठीक है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया। ऑनलाइन पेमेंट मेड आफ्टर 8 PM विल बी क्रेडिटेड टू द टैक्स पेयर्स अकाउंट्स ऑन द सेम डे। ठीक है, अगर आप 8 बजे के बाद भी पेमेंट करते हैं तब भी वो सेम डे पे ही पेमेंट, लाइक अगर आज आपका लास्ट डेट है और 8 बज चुका है रात के, तब भी अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको कंसीडर किया जाएगा कि आपने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो ऑनलाइन जब आ गई ये सारी चीज़ें तो ऑनलाइन के ये सब बेनिफिट्स हमको मिल गए। ठीक है, उसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन 50। तो फ्रेंड्स सेक्शन 49 यहाँ पे ख़त्म होता है एंड जो सेक्शन 50 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 लेजर समझ में आ गया अच्छे से। आइए इसका एक क्विक समरी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या देखा सेक्शन 49 पे? हम लोगों ने 3 लेजर के बारे में पढ़ा एंड हम लोगों ने पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, सेक्शन 49 में हम लोगों ने ये 2 चीज़ पढ़ा। तो 3 लेजर हम लोगों ने क्या क्या देखा? पहले हम लोगों ने देखा लाइबिलिटी लेजर रूल 85, फिर हम लोगों ने देखा क्रेडिट लेजर और फिर हम लोगों ने देखा केस लेजर। केस लेजर में ज़्यादा कुछ नहीं है इसलिए मैंने इसका सेपरेट लेक्चर नहीं लिया, इसको मैंने पहले क्लास में ही बता दिया था। ठीक है, तो अगर अभी आप तीनों चीज़ों को अच्छे से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? देखो, हम लोग 3 लेजर के बारे में पढ़े। ठीक है, पहला हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के बारे में, ये पढ़ा हम लोगों ने रूल 85 में। ठीक है, क्रेडिट लेजर के बारे में पढ़ा रूल 86 में एंड कैश लेजर के बारे में दिया गया है आपको रूल 87 में। ठीक है, तो आपकी जो लाइबिलिटी लेजर में आपकी सारी लाइबिलिटीज़ कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी? डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट होंगी। आपके जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, टैक्स हो या फिर अदर ड्यूज़ हो, इधर वो टैक्स हो या फिर वो अदर ड्यूज़ हो, वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी फ्रेंड्स? आपके डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट होंगी। ये चीज़ क्लियर हुआ? इसके बाद आपके क्रेडिट लेजर में हम लोगों ने देखा आपके जितने भी इनपुट क्रेडिट हैं जिसका अवेलमेंट आप लोग कर सकते हैं, जिसको आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? आपके क्रेडिट लेजर के क्रेडिट साइड में आपको रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स? आपका जितना भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट है वो आपके क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट हो गया। आपको जितने लाइबिलिटी पे करनी है वो लाइबिलिटी लेजर के डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट हो गया। एंड इसके लिए अभी लाइबिलिटी 2 है, एक तो आपका टैक्स है, एक आपका अदर ड्यूज़ है। जो टैक्स पे करेंगे उसके लिए आप क्रेडिट लेजर का अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट लेजर का जो अमाउंट है फ्रेंड्स उसको आप यूज़ कर सकते हैं टैक्स पेमेंट करने के लिए। ठीक है, टू पे आउटपुट टैक्स ओनली आउटपुट टैक्स पे करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या डेबिट होगा? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, और ये कहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा फ्रेंड्स? इसके क्रेडिट साइड में। ये चीज़ क्लियर हुआ?
अभी जो अदर ड्यूज़ बचा है, अदर ड्यूज़ हम कैसे पेमेंट, अदर ड्यूज़ क्या हो सकता है, अगर पीओ को लगा या फिर इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, प्रोसीडिंग्स, आपके जो भी बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब कहाँ पे आएंगे, अदर ड्यूज़ पे। अदर ड्यूज़ को आपको कैसे पेमेंट करनी है फ्रेंड्स, अदर ड्यूज़ को आपको पेमेंट करनी है कैश लेजर से, ठीक है। तो कैश लेजर पे अमाउंट कहाँ से आएगा फ्रेंड्स, कैश लेजर पे अमाउंट आएगा आप लोग जो डिपॉजिट्स करेंगे, जो TDS TCS वाला चीज़ होगा, आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, ऑफलाइन अप टू 10,000 तक कर सकते हो, वो सारे आपके क्रेडिट साइड में शो करेंगे। और इसको जब आप पे ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर का जो अदर ड्यूज है उसको आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप अदर थिंग्स भी कर सकते हैं, लाइक आप मतलब जो टैक्स है उसको भी पेमेंट कर सकते हैं, बट द मैंडेटरी इसकी अदर ड्यूज ओनली कैश से ही होगा। आप टैक्स को भी कर सकते हैं, लेकिन जब टैक्स के लिए क्रेडिट लेजर में पेमेंट है तो फिर आप कैश लेजर क्यों यूज़ करोगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने ये वाले जो सेक्शन 49 एंड रूल 85, 86, 87 में हम लोगों ने 3 चीज़ देखा, 3 लेज़र के बारे में देखा, एंड टैक्स का कैसे पेमेंट होता है, कौन से ऑर्डर में पेमेंट होता है, किस प्रपोर्शन में पेमेंट होता है, वो हम लोगों ने देखा है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर प्रोसीडिंग्स करेंगे विद द चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।